बायोलॉजी की मास्टर क्लास के श्रृंखला में हम लोग पढ़ने और पढ़ाने के बीच की जो झंझट है उससे मुक्त होकर एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी की बात कर रहे हैं। और इस चैनल पे आपको लगभग कंटेंट वही मिलेगा जो सीधे आपकी परीक्षाओं में उपयोगी होगा। तो इसी क्रम में हम लोग वैक्सीन के बारे में पढ़ रहे थे, वैक्सीन के बारे में, जिसमें मैंने आपको 8 प्रकार की वैक्सीन बताई थी। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की, जिसमें से मैंने 5 प्रकार आपको पढ़ा दिए थे। अच्छा, तो वो 5 प्रकार कौन कौन से थे बता देता हूँ। एक तो होता है लाइव एक्टिन्यूटेड वैक्सीन, एक। दूसरा किल्ड अर्थात इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, ठीक है। तीसरा सब यूनिट या रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। चौथा प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन या टॉक्सॉइड वैक्सीन। पांचवा कंजुगेट वैक्सीन। छठवा एमआरएनए वैक्सीन। सातवां डीएनए वैक्सीन। आठवां वायरल वेक्टर वैक्सीन। जिसमें से मैंने आपको 3 आपको पढ़ाना है। 5 पढ़ा दिए, 3 पढ़ाना है। कौन सा? एक एमआरएनए पढ़ाना है मुझे आज, एक डीएनए और एक कॉन्जुगेट वैक्सीन। पर तो मुझे पता है बहुत अच्छे से कि आपको वायरल वेक्टर वैक्सीन और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में कन्फ्यूजन है, क्योंकि उनके दोनों का बनने का, वैक्सीन बनाने का स्रोत लगभग एक ही जैसा है, इसलिए आप वहाँ कन्फ्यूज हो रहे हैं। लेकिन आप चिंता नहीं कीजिए, आज सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। निश्चित रहिए, वीडियो सुनते रहिए और वीडियो के लास्ट तक फिर आप अपना डाउट पूछना। डाउट बचेगा तब तो पूछेंगे आप, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम आपको कॉन्जुगेट वैक्सीन पढ़ाएंगे। बाकी सब वैक्सीन का मैं एक तुलनात्मक अध्ययन दूंगा, जोड़ा में पढ़ाऊंगा, लेकिन इससे जोड़ा में नहीं पढ़ाऊंगा, इसे अलग से पढ़ाना पड़ेगा। कारण है, इसका कारण है कि ये जो वैक्सीन है ना, ये 2 तरीके। कॉन्जुगेट का शब्द क्या होता है? संयुग्मी। संयुग्मी मतलब इसमें क्या होता है, पॉलीसैकेराइड को प्रोटीन के साथ जोड़ा जाता है, इसलिए ये संयुग्मी है। अब हम समझते हैं। देखो, आपका आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन होता है ना, उसमें हीम क्या है? हीम आयरन है। और ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन प्रोटीन है। तो आयरन और प्रोटीन को जोड़ रहा है, तो ये भी तो संयुग्म हुआ। ऐसा ही संयुग्म है, लेकिन इस संयुग्म की ज़रूरत क्यों होती है, क्या बात है, ये सब अब हम लोग समझते हैं। देखिए, वैक्सीन को यदि आपने मेरा पिछला वीडियो, कल वाला वीडियो देखा होगा, तो आपको पता होगा वैक्सीन क्या करता है। वैक्सीन एक अच्छा खासा ये आदमी है, अच्छा खासा आदमी है, इसे बीमार कर देता है वैक्सीन। आप कहोगे हम वैक्सीन क्यों लेते हैं? हम बीमार करते, बीमार इसलिए कर देते हैं क्योंकि बीमार करने से क्या होता है, जब हम बीमार हो जाएंगे तो हमारी एंटीबॉडी बनता है। फिर अगली बार वही वैक्सीन का वो, जैसे मान लो ये है कोरोना का वैक्सीन, कोरोना का वैक्सीन, ये हमें हल्के स्तर पे बीमार कर गया, बुखार चढ़ेगा, लेकिन जो रियल में कोरोना होगा वो हमारी जान भी ले लेगा। इसलिए बुखार इससे चढ़ जाएगा तो हमारा एंटीबॉडी बन जाएगी। जब वास्तविक कोरोना आएगा तो हम उससे लड़ सकते हैं, अर्थात तलवारें खिंच जाएंगी दोनों तरफ से। इतना आप समझ गए। अब दूसरा आप समझिए। अब इस ये काम कैसे करता है ये बताता हूँ। जैसे कि ये समझिए, आप कोई शहर में रह रहे हैं, आप जैसे एक सिटी में रह रहे हैं। उस सिटी में क्या होता है, कुछ क्रिमिनल लोग आके एक ही तरह से कांड करते हैं, मतलब किसी का गला काट देते हैं। अब वो सबके साथ एक ही काम कर रहे हैं, गला काट रहे हैं। तो पुलिस को उन क्रिमिनल की हिस्ट्री पता चल जाएगी। अगली बार वो ऐसा होगा, ऐसा गला काटेंगे तो पुलिस तुरंत जाके उन पर कार्रवाई कर देगी। समझ गए? तो ये पुलिस कौन है? पुलिस है एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में बनती है, ठीक है। अब इसको हम रिलेट करते हैं अपने वास्तविक जीवन में। देखो क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया। कॉन्जुगेट वैक्सीन पढ़ा रहे हैं, अब हम कॉन्जुगेट वैक्सीन पे आ गए। अनली संयुग, इसको हिंदी में बोलेंगे संयुग्मित टीका, संयुग्मित टीका, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया जैसे हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा टाइप बी, तो हम HIV बोलते हैं, HIV, ये बी फॉर बॉल है, ठीक है। एक है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, अर्थात निमोनिया, निमोनिया वाला। एक है नाइसीरिया मेनिंजाइटिस, नाइसीरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस। अगर आपने मुझसे ये बीमारी वाला टॉपिक सही से पढ़ा होगा तो आप ये बीमारियों को देख के ही समझ सकते हो कि ये बीमारियां बच्चों की बीमारियां हैं। हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा भी किसका है? बच्चों का। निमोनिया हमने बताया था बच्चों में होता है,
ठीक है, उनका फेफड़ा वगैरह सूज जाता है, फेफड़ों में पस पड़ जाता है, मवाद पड़ जाता है। ये क्या है, बच्चों की बीमारी है। अब बच्चे क्या होते हैं, बच्चे होते हैं इतने छोटे से मासूम से होते हैं ना। अब क्या होता है, अब देखिए कैसे होता है, हम बताते हैं। अब जो बीमारियों का मैंने पहले नाम लिया था, जैसे कि HIV, हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा बी, निमोनिया का जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, नाइसीरिया मेनिंजाइटिस, इनमें क्या होता है, इनकी सतह है, जैसे ये HIV है, इनकी सतह पर पॉलीसैकेराइड के ऐसे कैप्सूल बने होते हैं। ठीक है, पॉलीसैकेराइड के कैप्सूल होते हैं। पॉलीसैकेराइड आप समझिए एक ग्लूकोज है, एक तरीके से ये शुगर है, शुगर। आप कहोगे पॉलीसैकेराइड शुगर कैसे? जब आपको हमने पढ़ाया था पोषण वगैरह संबंधित, तो बताया था वहाँ मोनोसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। अब आपका ग्लूकोज है, ये क्या है, मोनोसैकेराइड है। जब ये दो ग्लूकोज से मिलके कुछ बनता है तो वो डाइसैकेराइड हो जाता है। ठीक है, समझ गए। इसकी हमने एक ट्रिक भी बहुत अच्छी सी दी थी, GF के ऊपर एक ट्रिक बनाई थी हमने, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से जो बनता है उसके ऊपर एक ट्रिक बनाया था आपको, जो सुकून, जैसे हमने बताया था कि आपके पास यदि GF है तो आप सुकून में हैं। मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज से क्या बनता है, सुक्रोज, सुक्रोज बनता है। तो सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड है। ऐसे ही बहुत सारा सुक्रोज मिल जाएगा तो पॉलीसैकेराइड मिलता है। ये पॉलीसैकेराइड ही सेलुलोज होता है एक तरीके से। ठीक है, तो ये पॉलीसैकेराइड है, मान लो HIV पे है, HIV पे ये पॉलीसैकेराइड लगा है। अब ये क्या होता है, एक 2 साल के बच्चे में जा रहा है, 2 साल के बच्चे में जा रहा है, 2 साल के बच्चे में लगा, इसका हमने टीका लगा दिया, इसका टीका लगा दिया। तो इसका क्या होता है, ये इम्यून सिस्टम को अच्छी तरह से क्या स्टिमुलेट नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है बच्चे के अंदर अच्छी एंटीबॉडी नहीं बन पाती है, यानी फिर भविष्य में जो कोई बीमारी होगी उससे बच्चा सुरक्षित नहीं हो पाता। आप समझ गए। अगर 2 साल के बच्चे को क्यों नहीं कर पाता है उसका, अभी हम देखो एक लॉजिकल तरीके से आपको समझा देते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। मान लो आपके घर पे एक दुकान है, सोने की दुकान है, मान लो सोने की दुकान है, थोड़ा महंगी चीज़ पे चलते हैं, सोने की दुकान है। ठीक है, अब आपके मोहल्ले में क्या होता है, एक छपरी टाइप का हल्का सा आया, हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा भी है, हम ये बच्चों का रोग है। एक नया बच्चा है, डॉन बन गया, डॉन बन गया। ठीक है, अब वो आपकी दुकान पे आता है और आपसे कहता है भाई आज से हमें हफ्ता देना चालू कर दो। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, भाई अभी तुम्हारा उम्र तो होगा 10-12 साल और तुम हमसे हफ्ता मांग रहे हो। तो क्या हुआ, आप हैं, आपके पिताजी दुकान पे बैठते हैं, तो बच्चा थोड़ा सा छोटा मोटा हथियार लेके आया, डंडा, लाठी, तलवार, चाकू लेके आया, तो आपने उसका चाकू छीन लिया और 1-2 उसको लप्पड़ थप्पड़ करके भगा दिया है। ठीक है, भगा दिया उसे। अब ये बताइए आप मुझे, अब आप छोटा सा बच्चा है 12-13 साल का, उसको लप्पड़ थप्पड़ करके आपने भगा दिया, आप पुलिस के पास जाएंगे क्या उसके खिलाफ केस दर्ज करने, या आप उसका हाथ पैर तोड़ेंगे? आप नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि आप सोचोगे बच्चा छोटा सा है। ऐसे ही क्या होता है, हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा बी जो होता है, HIV, इस पे जो पॉलीसैकेराइड होते हैं ये 2 साल के बच्चों में उतना ही काम करते हैं, उसका कोई पुलिस केस नहीं बनता है। जब केस नहीं बनेगा तो उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बन पाता है। आप पूछिएगा क्रिमिनल रिकॉर्ड का ज़रूरत क्या, अब हम आपको बताते हैं। आपकी सोने की दुकान है, यहाँ सोने के बिस्किट रखे हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। अब इसका तो बचपन से ही हफ्ता मांगने आया था, तो अब ये हो गया, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया। अब ये गया उस एरिया के किसी डॉन के पास गया, मतलब वो वेलकम मूवी है, वेलकम मूवी में जो नाना पाटेकर हैं उनके यहाँ चला गया है। नाना पाटेकर से बोला कि भाई आपकी बहन से कोई शादी नहीं कर रहा है, मुझसे शादी कर दो। नाना पाटेकर ने कहा ठीक है भाई तू शादी कर ले हमारी बहन से, वैसे भी कोई हमारी बहन से शादी नहीं कर रहा है। तब इस लड़के ने उससे शादी कर ली, नाना पाटेकर की बहन से। और नाना पाटेकर क्या है, बहुत बड़ा डॉन है, ठीक है। अब इसने उसके साथ एक संयोग बना लिया, उसके साथ जुड़ गया। अब ये खुद तो बड़ा हो ही गया, इसके अलावा नाना पाटेकर ने 10 गुंडा और भेज दिए। अब ये आपकी दुकान पे आया, अब आपसे हफ्ता मांगेगा। यदि आप हफ्ता नहीं दोगे तो फिर ये इसके पास कट्टा बंदूक पहले से है, ठीक है। अब आप समझ गए।
अब क्या होगा, अब आपको आपको अपना या तो अपने भी गुंडे बुलाने पड़ेंगे या फिर आपको पुलिस बुलाना पड़ेगी। जैसे ही आप पुलिस बुलाएंगे तो क्या होगा, केस दर्ज हो जाएगा। केस दर्ज हो जाएगा तो पता चलेगा कि भाई ये डॉन है, ये डॉन है, इसने नाना पाटेकर की बहन से शादी की है। अब इसके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज हो गया, उसके बाद फिर मामला न्यायालय में चला जाएगा इसके खिलाफ। ठीक है, इसका मतलब है कि अब ये अगली बार से जब हरकत करेगा ना, तो अभी तो क्या पुलिस भी इसे ले जाएगी तो छोड़ देगी, कहेगी चल कोई बात नहीं है भाई, न्यायालय कहेगा छोड़ो, एक दो बार गलती होता है। लेकिन ये दोबारा हरकत करेगा तो न्यायालय कहेगा भाई तुम्हारा तो आपराधिक इतिहास है, तुम्हारे खिलाफ तो पहले से मामले इतने दर्ज है, तुम्हें तो जेल होगी। इसे जेल भेज दिया जाएगा, लंबे समय के लिए जेल भेज दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारी एंटीबॉडी काम करती है। 2 साल के बच्चे में क्या होता है, कॉन्जुगेट वैक्सीन हम क्यों बनाते हैं, इसकी बनाने का तरीका क्या है। ये हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा बी HIV है, इसका छोटा सा कैप्सूल है, टुच्चू सा। HIV का, HIV नहीं, इसे आप HIV नहीं समझ लेना, ये HIV है, हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा बी। आप इसे वो HIV वायरस नहीं समझ लेना, वो बहुत खतरनाक होता है भाई, वो नाना पाटेकर से भी बड़ा डॉन है वो। ठीक है, HIV एक टुच्चू सा देखो कैप्सूल है। अब इसने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग कैरियर प्रोटीन है जैसे डिप्थीरिया या टेटनस के टॉक्साइड से कॉन्जुगेट कर लिया, अर्थात उनसे विवाह कर, उनकी बहन से विवाह कर लिया। अब हम आपको बताते हैं ये टेटनस का टॉक्साइड क्या है। ये देखिए, आपने ऐसा वायरस सुना होगा ना, ये देखिए, अब इससे कॉन्जुगेट कर लिया। सोचो ये कितना खतरनाक होता है, ऐसा चित्र आपने कभी देखा होगा। ये देखो, एक तो कैप्सूलर टुच्चू सा, और लेकिन ये जो प्रोटीन है इसके साथ इसने कॉन्जुगेट कर लिया। ठीक है, अब जो बनेगा, अब जो इसका जो पॉलीसैकेराइड है, मतलब इसका जो शुगर है, उससे इधर के प्रोटीन ने कॉन्जुगेट कर दिया। अब जो बनेगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटीन होगा, और जिसे आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से पहचान रहा होगा। कोई बड़ा भाई, बड़ा डॉन होगा तो उसका तो कोर्ट केस, पुलिस के थाना वगैरह में हज़ारों हज़ार रिपोर्ट होती हैं उसके खिलाफ कि ये 30 मर्डर कर चुका है, 40 मर्डर कर चुका है, इसका हफ्ता बंधा है 20 लाख रुपया महीना। तो ये क्या होगा, ये बड़ा डॉन हो गया। ठीक है, ये टिटेनस का है, जो है मान लो टिटेनस का है, टिटेनस का टॉक्साइड है। इससे HIV का जब कंजुगेट कर लिया तो अब जो इम्यूनिटी बनेगी बहुत मजबूत इम्यूनिटी होगी और लंबे टाइम तक चलेगी। अब इन लोगों से यदि आपने पंगा लिया, या तो आप हफ्ता देना चालू करेंगे, या आप पंगा लिया तो एक तो लड़ाई बहुत भयंकर होगी और लंबे समय तक चलेगी। ठीक है, अब आप समझ गए। मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में क्या होती हैं, जो T सेल है, T सेल हमारी रक्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं। आपने यदि हमारा प्रतिरक्षा रक्षा तंत्र वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, T सेल हमारी रक्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं। जब ये HIV अकेला आया था, छोटा सा बच्चा आया था, तो आपने इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स किया था, ना तो आपने पुलिस बुलाई थी, ना आपने आसपास के पड़ोसी अपनी सहायता के लिए बुलाया था। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये छोटी मोटी लड़ाई थी, कमज़ोर थी, शॉर्ट लाइफ्ड थी, कम समय के लिए थी। जब इसका एक कॉन्जुगेट बन गया, ये प्लस हो गया, मतलब इसका शादी हो गया, अब ये वाला भी साथ में आ गया, मतलब ये तो पॉलीसैकेराइड है और इधर वाला है, ये है कैरियर प्रोटीन, कॉन्जुगेट, इसे बोलेंगे कॉन्जुगेट। ठीक है, अब आपकी जो T सेल है इससे अकेले नहीं लड़ सकती, मतलब उसे डिपेंड होना पड़ेगा। आपकी B सेल से कहेगी भाई एंटीबॉडी बनाओ, आपके हाइपोथैलेमस से कहेगा भाई शरीर का तापमान बढ़ाओ ताकि इनका बढ़ने का दर कम हो, और आप अपने T4 सेल से कहेंगे कि भाई इससे डायरेक्ट टारगेट करो, हिट करो इसे। मतलब अब जो लड़ाई होगी बहुत मजबूत होगी, अर्थात अब जो मेमोरी सेल होगी वो बहुत मजबूत होगी। जो आज हमारी मूवी बनती हैं, जैसे बॉर्डर मूवी बनी था, वो एक मामला था बॉर्डर का, तो जो बड़े बड़े मामले होते हैं उन पर मूवी बनती है। जैसे कारगिल का युद्ध है, उसे हम लोग याद रखते हैं, कारगिल दिवस भी मनाते हैं हम लोग। तो क्यों मनाते हैं, क्योंकि वो बड़ी लड़ाई हुई थी। तो ठीक है, बड़ी लड़ाई में क्या होता है, मजबूत मेमोरी बनती है, मेमोरी सेल्स भी बहुत ज़्यादा होती है। कॉन्जुगेट वैक्सीन में क्या होता है, कमजोर एंटीजन होता है, अर्थात एंटीजन मतलब पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड कमजोर होता है और ताकतवर हेल्पर प्रोटीन होता है। हेल्पर प्रोटीन कौन है, ये वाला, ये ताकतवर होता है। यही कॉन्जुगेट वैक्सीन है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा बता देते हैं, इसके क्या फ़ायदे क्या हैं, इसके कॉन्जुगेट वैक्सीन हम क्यों बनाते हैं। इसके फ़ायदे हैं
एक तो ये छोटे बच्चों में 2 साल से भी कम उम्र के बच्चों में उपयोगी होता है, उनमें भी इम्यूनिटी बना देता है। एक इसका ये फ़ायदा ये है। दूसरा ये, इसकी जो इम्यूनिटी होगी एक तो स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी और लॉन्ग लास्टिंग होगी, लंबे समय तक चलेगी, लॉन्ग टाइम होगा इसका, लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी बनती है। 2 फ़ायदा बता दिया। तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि बूस्टर डोज पर भी अच्छा रिस्पॉन्स देती है। अगर इसका बूस्टर डोज भी दिया जाए तो भी बहुत गुड रिस्पॉन्स मिलेगा इसका आपको। और आपको ये हार्ड इम्यूनिटी अर्थात कम्युनिटी प्रोटेक्शन बनाने में मदद करता है। इम्यूनिटी आपकी कैसी करता है? हार्ड करता है, अच्छी इम्यूनिटी बना देता है। ठीक है, तो ये है इसके फ़ायदे हैं। अब हम लोग चलते हैं, एक साइड पढ़ेंगे एमआरएनए वैक्सीन, दूसरी साइड पढ़ेंगे डीएनए वैक्सीन। इन दोनों को हम तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे, तभी आप इसे याद कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो इसे पढ़ने से पहले हम पहले एमआरएनए को पढ़ेंगे, फिर दोनों का तुलना करेंगे। ठीक है, उससे आपका क्लियर होगा। इसमें क्या होता है, सीधे हम एमआरएनए, एम का मतलब होता है मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए जाएगा आपके कहाँ? आपके कोशिका है, आपकी कोशिका है, उसमें साइटोप्लाज्म है, ये ऐसे साइटोप्लाज्म होता है, ऐसे भरा होता है द्रव्य, इसमें जाएगा। साइटोप्लाज्म में एक होगा राइबोसोम, तो राइबोसोम से जाकर कहेगा कि भाई राइबोसोम भाई आप प्रोटीन बनाइए। वो राइबोसोम पूछेगा किसका प्रोटीन बनाना है, तो कहेगा मैं जो आदेश देता हूँ उसका प्रोटीन बनाना है। तो आप वो कहेगा भाई कोरोना का बनाओ तुम, तो कोरोना का प्रोटीन बनाना चालू कर देगा। कौन? साइटोप्लाज्म में राइबोसोम, तेजी से प्रोटीन प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। इससे क्या होता है, अच्छी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है, और फिर इसे क्या करता है वो, एलएनपी में, लिपिड नैनो पार्टिकल्स में पैक करके से दे देगा। किस में देगा? लिपिड नैनो पार्टिकल में, LIPID, लिपिड में। ठीक है, लिपिड के रूप में पैक करके इसे दे देगा। तो आप कहोगे ये तो बहुत बढ़िया है, एमआरएनए प्रोटीन को सीधा हमने भेजा, वो हमारी कोशिकाओं के राइबोसोम में गया और राइबोसोम से बोला कि आप प्रोटीन बनाओ कोरोना वाला। उसने कोरोना वाला प्रोटीन बनाना चालू कर दिया, जिससे क्या हो रहा है, ये जल्दी बन जा रहा है। उसे लिपिड नैनो पार्टिकल में, अच्छा लिपिड के छोटे छोटे पार्टिकल में पैक करके दे दिया जा रहा है, और उसका खूब वैक्सीन बना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये है। लेकिन इसकी समस्या है, ये जो लिपिड का जो प्रोटीन होता है छोटा छोटा पार्टिकल में दिया जाता है, ये मैं दे रहा हूँ, ये गोला में छोटा छोटा डॉट लगा रहा हूँ। इसकी समस्या ये कितने -70 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, इसका ये दिक्कत है। कितने पर रहेगा? -70 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, आप कहोगे भाई इतना -70 डिग्री सेल्सियस के क्या चाहिए, इसे जमना है क्या? तो क्या होता है, हमारा जो आरएनए होता है बहुत इनस्टेबल होता है, बहुत अस्थायी होता है। इसे कोल्ड स्टोरेज में नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा, अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज में। ठीक है, अब आप कहोगे ऐसे भी कोई वैक्सीन बनी है, तो मैं बता देता हूँ। फाइजर और मॉडर्ना की जो वैक्सीन थी कोरोना से संबंधित, तो वो mRNA तकनीक से बेस्ट थी, फाइजर और मॉडर्ना की। ठीक है, अब हम आते हैं डीएनए वैक्सीन से, इसका अंतर करते हैं mRNA वैक्सीन का। आप सोच रहे हैं कि डीएनए वैक्सीन ज़्यादा बढ़िया है कि mRNA, तो आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, डीएनए के प्लाज्मेट से हम प्रोटीन बनवाते हैं। आप कैसे बनवाते हैं देखिए, mRNA में क्या कर रहे थे हम, डायरेक्ट mRNA को कहाँ भेज दे रहे थे? साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के पास में, RIB के पास डायरेक्ट mRNA जाएगा, जाकर बोल रहा है कि भाई ठीक है प्रोटीन बनाओ। लेकिन डीएनए को कहाँ, डीएनए को पहले जाना पड़ेगा कोशिका के न्यूक्लियस में, अर्थात केंद्रक में। यहाँ डीएनए इसे जाना पड़ेगा, ये जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ से कहेगा भाई mRNA बनाओ। अब ये यहाँ से mRNA बनाएगा, mRNA जो वहाँ से, उसमें हम डायरेक्ट mRNA दे रहे थे, अब यहाँ हमारी कोशिका के अंदर ही mRNA बनेगा। फिर ये mRNA राइबोसोम के पास जाएगा, तब फिर वैसे ही प्रोटीन बनना चालू हो जाएगा। तो उसमें क्या, एक स्टेप डायरेक्ट mRNA को भेज दिया, इसमें डीएनए कोशिका के केंद्रक में जाएगा, फिर वहाँ से mRNA बनेगा, फिर mRNA जाके आगे का वही काम करेगा जो mRNA वैक्सीन में होता है। तो इसका डीएनए वैक्सीन का क्या होता है, प्रोसेस थोड़ा धीमा होता है mRNA की तुलना में। लेकिन लाभ यही है कि ये हमारी कोशिका के अंदर जाता है, वहाँ से mRNA बनाता है, तो इसे 70 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं तो फिर आप कहोगे इसे क्यों नहीं पड़ती भाई, हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारी कोशिका के अंदर जाके mRNA बनाता है। तो इसे अगर 70 डिग्री सेल्सियस की, -70 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत पड़ने लगे, तो आपकी कोशिका के अंदर बन रहा है, आपकी कोशिका आपके शरीर में है,
तो आपको 70 डिग्री सेल्सियस में रखना पड़ेगा। साइबेरिया में जाके गड्ढा खोद के कहीं ऐसा सिस्टम बनेगा तब बनेगा, ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी में चलता है ये एमआरएनए। क्या होता है, बॉडी के जब बाहर बनता है तब 70 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन इसका लाभ यही है, ये स्टेबल है, टेम्परेचर से टॉलरेट होता है, अर्थात टेम्परेचर की माइनस की ज़रूरत नहीं होती उतनी, नॉर्मल टेम्परेचर ठीक चल जाता है। -70 डिग्री सेल्सियस में तो बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, ये अंतर है। लेकिन दिक्कत यही है, ये है देर से बनता है, वो थोड़ा जल्दी बन जाता है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कैसे ये होता है। ये mRNA वैक्सीन है, इसे समझो ये रेडीमेड खाना है। ये mRNA क्या है, रेडीमेड खाना है। अब आपका काम केवल है खाना खाना, बस अपने हाथ लो, रोटी को तोड़ो, सब्जी में लगाओ और खाना खा लो। इसमें बस इतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जो डीएनए है इसे ऐसे रखो, ये खाना की रेसिपी है, ये आपको बता देगा कि खाना ऐसे बनता है, बस इतना बता देगा खाना ऐसे बनता है। अब आपको अपनी किचन में जाना पड़ेगा। फिर मान लो आलू की सब्ज़ी बना रहे तो आलू को काटो, प्याज को काटो, टमाटर काट को पूरा सब्जी बनाओ, सब्जी रोटी आपको बनाना पड़ेगा, अब आप खा पाएंगे। इसमें क्या बना बनाया सब्जी रोटी मिल जाता है, जैसे कि रेस्टोरेंट पे एक बार ऑर्डर कर दिया, बना बनाया सब्जी रोटी आया, हम खा लेते हैं। लेकिन डीएनए बेचारा गरीब है, ये रेस्टोरेंट के पास ऑर्डर नहीं कर पाता है, इसे डायरेक्ट किचन में जाना पड़ता है, वहाँ आलू को काटेगा, सब्जी काटेगा, आटा गूंदेगा, तब इसका सब्जी बनेगा, तब ये खाएगा। मतलब इसमें क्या है, प्रोसेस धीमी होती है। एमआरएनए में प्रोसेस तेज होती है। लेकिन समस्या क्या है, जैसे कि एमआरएनए को -70 डिग्री सेल्सियस चाहिए, वैसे रेस्टोरेंट में खाने के लिए आपको एक तो पैसा ज़्यादा चाहिए, दूसरा आपका स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। लेकिन डीएनए वैक्सीन में क्या होता है, ये एक सारा काम हमारे शरीर के अंदर करता है। जब हम अपने हाथ से खाना बनाएंगे तो एक तो वो सस्ता पड़ेगा, दूसरा वो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। हम कोई गंदी चीज़ नहीं बनाएंगे, अच्छी चीज़ खाएंगे, अच्छा तेल खाएंगे। तो यही इनका मूल अंतर है, ठीक है, आप समझिएगा। इसमें एमआरएनए मतलब समझिए बना बनाया खाना है, जो हम रेस्टोरेंट से मंगा लेते हैं ऑर्डर करके। लेकिन ये एमआरएनए का हम ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, अर्थात -70 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होगी, और इससे हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। जबकि डीएनए में क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर ही जाके कोशिका के उसमें जाएगा, न्यूक्लियस में अर्थात केंद्रक में, वहाँ से आदेश मिलेगा एमआरएनए बनाओ। एमआरएनए जब बन जाएगा तब फिर वही काम करेगा, राइबोसोम के पास जाएगा, राइबोसोम से कहेगा भाई कोरोना का प्रोटीन बना दो, ठीक है। अब आपको डीएनए और एमआरएनए में अंतर समझ में आया होगा। तो मैंने बता दिया था दो वैक्सीन, एक मॉडर्ना की है, मॉडर्ना, और एक फाइजर जो है, फाइजर का, ठीक है। मॉडर्ना और फाइजर की जो वैक्सीन है वो किसकी, एमआरएनए की। और इसका जो डीएनए का जो वैक्सीन है ये भारत में ही बना था, डीएनए वाला वैक्सीन। तो आप ऐसे समझिए भारत के लोग रेस्टोरेंट पे खाना कम पसंद करते हैं, अपने घर का बना हुआ खाना ज़्यादा खाते हैं। आप भी देखना, कहीं आप बाहर जॉब कर रहे होंगे तो आप अपने घर पे बना हुआ खाना खाओगे या कि हमेशा रेस्टोरेंट का खाना खाओगे। तो हम लोग घर का बना हुआ खाना प्रेफर करते हैं। इसीलिए आप ऐसे समझिए जेड बाई कोवडी यह जो वैक्सीन है ये डीएनए की वैक्सीन है। और ये कहाँ बनी थी, ये इंडिया में बनी थी। भारत को तो आप सुना ही होगा, भारत एक देश है। ये जायडस कैडिला है, ठीक। इसका जेड बाई का मतलब होता है जायडस कैडिला, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन रह गया क्या? डीएनए में क्या होता है, डीएनए वाले वैक्सीन में क्या होता है, डीएनए पहले जाएगा न्यूक्लियस में अर्थात केंद्रक में जाकर काम करेगा, वहाँ से एमआरएनए निकलेगा, एमआरएनए पर सीधे साइटोप्लाज्म में जाएगा और राइबोसोम के पास जाएगा और वहाँ से कोरोना का प्रोटीन बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक दो एमआरएनए डीएनए तो समझ गए, आपको एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होता है और एक होता है वायरल वेक्टर वैक्सीन। इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज हैं, एक तो रिकॉम्बिनेंट में, एक वायरल वेक्टर वैक्सीन में। और कन्फ्यूजन का कारण है क्योंकि ये दोनों एक ही तरीके से बनते हैं, इसलिए आप इसमें समझ नहीं पा रहे कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा वायरल वेक्टर। इसे मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए रिकॉम्बिनेंट में क्या होता है, आप ऐसे समझ लीजिए, जो एमआरएनए और डीएनए वैक्सीन मैंने आपको पढ़ाया है वो वायरल वेक्टर वैक्सीन का ही काम करते हैं। मतलब ये एमआरएनए और डीएनए कहाँ जाते हैं, हमारी कोशिका में जाते हैं ना, कोशिका के अंदर ही जाकर तो काम करते हैं, ठीक है। ये जो है कोशिका के अंदर, हमारे शरीर के अंदर काम करते हैं, शरीर के अंदर, ठीक है। जबकि ये जो है आपका रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, ये रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन
ये हमारे शरीर के अंदर नहीं बनाता। ये क्या होता, ई कोलाई नामक बैक्टीरिया होता है। ई कोलाई हालांकि हमारी आंतों में पाए जाते हैं, पर आंतों के अलावा भी पाए जाते हैं। जैसे ई कोलाई हो गया या ईस्ट हो गया, ईस्ट का जो बैक्टीरिया होता है, फफूंद वगैरह, इसमें ये लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कोरोना है, कोरोना का एक कोरोना का क्या है, एक कोरोना का ये एक खतरनाक प्रोटीन, इसे ई कोलाई बैक्टीरिया के मुंह में डाल दिया, और फिर क्या करता है, ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है, ये अपने कई रूप बनाता है। तो जैसे इनका दोनों का इस शुरुआत का तरीका एक ही है, मतलब इसमें क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट में एक ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, मैंने एक बड़ा वाला ई बना दिया, उसमें क्या करते हैं, मान लो एक एडिनो वायरस ले लिया। आप पूछोगे ये अलग अलग काहे लिए, देखो वैक्सीन ये रियल उदाहरण है, रियल में जब बनी थी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, ये अलग बीमारियों बना है, वायरल वेक्टर वैक्सीन अलग बीमारियों बना है, लेकिन इनके बनाने के तरीके की बात कर रहे हैं। ई कोलाई वैक्सीन अच्छा बैक्टीरिया है, वैसे एडिनो वायरस एक अच्छा वायरस होता है, इससे हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ठीक है, हल्की फुल्की दिक्कत चलती है। अब इसने क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरिया, उसमें एक मान लो कोई रोग है, इसका बीमारी का नाम बता। अब देखिए ये क्या है, ये क्यों बना था, इनमें दोनों में अंतर का है, ये इसमें ई कोलाई का ले रहा है, इसमें एडिनो वायरस का ले रहा है। देखो ये वायरल वेक्टर वैक्सीन हम कोरोना के टाइम पे उसके कोविशील्ड वैक्सीन है वो बनाए थे, ये कोरोना के लिए बनाया था, मैं कोरोना लिख देता हूँ, ठीक है। और ये हेपेटाइटिस बी की वजह से बनाया था, हेपेटाइटिस बी के लिए बनाई थी, लेकिन इनके बनाने का वही तरीका, कोरोना ये वाली मतलब पहले तो ये बना था, ये वाला पहले था, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, मतलब इसकी नकल से ये वाला बनाया था हम लोगों ने। पहला वैक्सीन कोरोना के लिए किसने बनाया था, स्पुतनिक 5 रूस ने बनाया था। वो स्पुतनिक 5 इसी जो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है उसी की नकल करके इनने नया वैक्सीन बनाया जिसे वायरल वेक्टर वैक्सीन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले क्या करते थे, इसमें हेपेटाइटिस बी का एक मान लो छोटा सा एक वो है एच, तो हेपेटाइटिस बी का एच जो ई कोलाई में चला गया, ये उसमें कोरोना के लिए बनना, तो कोरोना का सी है, इसमें दे दिया, इसमें डाल दिया, ठीक है।